So, ready? We'll start next chapter, that is current electricity. Current electricity. You know what is current electricity? First of all, what is electric current? Electric current. क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. सो आई इक्वल टू क्यू बाई टी. आई इक्वल टू क्यू बाई टी. यूनिट क्या होगी? कूलम पर सेकंड और एम्पियर. ऐसा यूनिट एम्पियर. व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला में दी? m0 l0 t0 a1. ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला. ठीक है. नाउ इलेक्ट्रिक करंट इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? स्केलर और वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी. व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी? इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. इसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी है. फिर क्यों स्केलर है? डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ एट एनी जंक्शन. किसी भी जंक्शन पर ये वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करती है. दैट्स वाई इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. नाउ हाउ करंट फ्लो. करंट कैसे फ्लो होता है? ठीक है. किसी भी सर्किट में करंट कैसे फ्लो होता है? तो किस कारण होता है करंट का फ्लो? एक्चुअल देखें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे कंडक्टर के अंदर, तभी क्या होगा? करंट फ्लो करेगा. क्या जो फ्री इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं? हमेशा नहीं करते. क्या जो नॉर्मल वेलोसिटी से मूव करते हैं वो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है नॉर्मल वेलोसिटी से मूव करते हैं? नहीं करते हैं. क्या जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल होते हैं या नॉन एसिलेटेड होते हैं? एसिलरेटेड होते हैं. क्यों होते हैं एसिलरेटेड? पता है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन मूव तो करते हैं, बट उस टाइम पे उसमें एसिलरेशन नहीं होता है. जैसे करंट फ्लो होता है दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम एक्सटर्नल बैटरी पावर सोर्स. पावर सोर्स लगाते नहीं लगाते हो? भाई ये वायर है, इसको ऐसे छू लोगे तो आपको करंट आएगा क्या? नहीं आएगा ना. इसको जब पावर सप्लाई में लगाएंगे तभी क्या होगा? तभी तो करंट आएगा, तभी तो पता लगा झटका लगाने लगा. तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक स्पेसिफिक वे में होता है. एक्सेलरेशन भी होता है उसके अंदर, बट फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड. ठीक है. एंड उस वेलोसिटी को, जिस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन हम लोग मानते हैं कि मूव करता है, हम लोग एक्सेलरेटेड पार्टिकल होने के साथ साथ हम ये भी बोलते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी. क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी. तो कैसे हुआ? एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी भी हम कांस्टेंट बोलते हैं. So that specific velocity known as the drift velocity. क्या बोलते हैं उसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नाम सुना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? तो कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं और किसी भी कंडक्टर में किस टाइप से करंट फ्लो होता है, दैट वी विल डिस्कस. ओके. So we'll discuss concept of drift velocity. In any conductor will be like this or not? Let this is a conductor which area of cross section is A and length of this conductor is L. What happen? In this way we are not applying any kind of power supply here, means not connected with the battery. That means no current flow through the current.
बट इलेक्ट्रॉन इज रेगुलरली मूविंग इन दिस केस आल्सो, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रेगुलरली मूव करते हैं, बट मूव इन द रैंडम डायरेक्शन लाइक दिस वन, u1, u2, u3, un, like this. Due to their random direction, their average velocity will be 0. U average, how you will find U average? U average equal to u1 plus u2 plus u3 dash 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 un upon n. So this one equal to 0. एवरेज क्या होगा इसका, 0 होगा. इसको आप लोग कई बार इसको ऐसे सिंबल में लिखते हैं, इस टाइप का सिंबल भी लोग यूज करते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो जैसे सिंबल यूज कर सकते हो. ये जो सिंबल साइड में दोनों साइड लगा रहे हैं, ये सिंबल होता है किसका, एवरेज का. किसका सिंबल होता है, एवरेज का. ठीक है. अब जैसे ही हम लोग इसमें बैटरी लगा देंगे बाहर से, तो क्या फर्क पड़ेगा. ये करंट कैरिंग कंडक्टर था, आपने बैटरी अप्लाई कर दी, पावर सप्लाई दे दी मान लीजिए. अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर एक फिक्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो एक फिक्स डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे. वेलोसिटी वी.एन, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब क्या हुआ, सबसे पहले कि बोले कि सर ये एसिलरेटेड चार्ज पार्टिकल कैसे हो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए एसिलरेशन यहाँ पे किस लिए हो रहा है. फर्स्ट थिंग, एसिलरेशन विल हेल्प टू चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब वो अपनी डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा. और दूसरी बात, वेलोसिटी को बढ़ाने में भी वो वेलोसिटी इंक्रीज भी करेगा, नहीं करेगा. बट यहां पे क्या होता है, रेगुलर कोलिजन होता है. क्या होता है, रेगुलर कोलिजन होता है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड रेगुलरली बढ़ती नहीं रहती है. उस कोलिजन के कारण जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रेगुलरली चेंज होती है, दैट विल चेंज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स. एक्सीलरेशन का काम हमेशा जरूरी थोड़ी हो वेलोसिटी बढ़ाए. जैसे आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हो, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेशन इज ऑलवेज देयर, बट दैट एक्सीलरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. वो एक्सीलरेशन क्या करता है, केवल और केवल ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करता है. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है. तो अगर हम लोग बात करें कि जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, वोल्टेज लगाया यहाँ पे बैटरी लगा के, तो इसके ऊपर एक फोर्स कैरी करेगा. फोर्स से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगा और उससे एक एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा. कैन वी अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन हियर. अगर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v1 इक्वल टू u1 plus a into t1, because all electron have same mass, so acceleration on the all electron will be same. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पे acceleration क्या रहेगा, same. Similarly v2 equal to u2 plus a into t2. Same way vn equal to un plus a into tn. Now what is the average velocity, v average, that is known as the drift velocity, that is known as the drift velocity vd. So here vd equal to v1 plus v2 dash 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 vn upon n, number of electron, that is n. So vd equal to, what is the v1, v1 equal to u1 plus a t1, u1 plus a t1 plus u2 plus a t2 dash 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 un plus a tn upon n. अब हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, vd इक्वल टू u1 प्लस u2 डैश 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 un प्लस a कॉमन ले लें, t1 प्लस t2 डैश 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 tn अपॉन n. ये वाला जो पार्ट है, तो इसको आप एक काम कर लीजिए, इसको थोड़ा दोनों को अलग अलग लिख देते हैं. दोनों क्या लिख देते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं. u1 प्लस u2 अपॉन n और प्लस ये वाला अलग लिख देते हैं. तो यहां से जो इसका एवरेज हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, व्हाट इज दिस वन,
जीरो। सो वी डी इक्वल टू, हम लोग इसको लिखते हैं ए टी वन प्लस टी टू डैश 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 टी एन अपॉन एन। ठीक है, तो ये जो होता है टी वन प्लस टी टू, दैट इज नॉन एज टाउ। वी डी इक्वल टू ए इंटू टाउ, ए इंटू टाउ। यू नो व्हाट इज द टाउ? A into tau. This tau is known as relaxation time. Tau is known as relaxation time. What is the relaxation time? Time between two successive collision, or we can say it is the time for which electron move in a straight line. For which electron move in a स्ट्रेट लाइन, कि ऐसा टाइम पीरियड जिसके लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, दैट इज नॉन एज द रिलैक्सेशन टाइम, और टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दैट इज नॉन एज द रिलैक्सेशन टाइम. Now how you will find acceleration here? You know what is the force? F equal to m into a, m into a. So here F equal to, what is the force here? F equal to, in electric field, F equal to Q into E. F equal to Q into E. What is the here charge? Q equal to, Q equal to minus E. Charge of electron, that is minus E. So here minus E into E equal to m into A. So what is the A? A equal to E E upon m E minus का. So now what is the VD? What is the VD? Can you tell me what is the VD? So VD equal to minus E E upon m E into tau. That is the velocity of electron when battery connected to the conductor. This velocity is known as the drift velocity. So here everything is constant. What is the constant? Electric field that you apply by the application of the battery, tau, relaxation time, average collision time is constant, me mass of electron, E charge of electron. So that's why it is known as the, it is known as constant velocity. So what is the drift velocity? It is the constant velocity of electron when current flow through the conductor, और बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, और बाय एप्लीकेशन ऑफ बैटरी भी लिख सकते हो आप. जैसे आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो. अलग अलग लैंग्वेज में आपकी डेफिनेशन अवेलेबल रहती है, तो आपको जो अच्छी लगे, जो इजी लगे, वो क्या करनी है आपको लर्न करके लिख देनी है. तीनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है. और मीनिंग क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. अलग अलग तरीका करने से कोई दिक्कत नहीं आती. तो दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब आपको पूछ ले कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम, मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन चार्ज भी कांस्टेंट है. नाउ हाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट होगी बताओ. ये सब तो लिखा हुआ, पहले लिखने की जरूरत है नहीं आई थिंक आपको. ठीक है? देखो अभी कर लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं इसको वापस से कंसेप्ट को. हमारे पास जो फॉर्मूला है वी डी इक्वल टू माइनस ई ई अपॉन एम ई इंटू टाउ. विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उछल कूद ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की कम होगी? ज्यादा होगी. मतलब कोलिजन ज्यादा होगा, तो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में टाइम क्या होगा? कम होगा. तो टाउ क्या होगा? रिड्यूज होगा. टेम्परेचर बढ़ेगा, टाउ रिड्यूज होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी? इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, और वो आपको लगते हैं बहुत हार्ड होते हैं. बहुत हार्ड नहीं होते हैं, केवल आपको थोड़ा सा क्या होता है, बेसिक को समझने की जरूरत होती है. ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं बताओ? कोई समस्या तो बोलो. नेक्स्ट हम देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है. जानते हो? हम्म, क्या होता है ओम्स लॉ?
हम्म? किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट होगा, लेट दिस इज ए कंडक्टर, इसके अंदर जो करंट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन कंडक्टर। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, I इंटू R। what is the R here proportionality constant, proportionality constant, और इट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। तो R इक्वल हमारे पास क्या आ गया, V बाई आई वोल्ट पर एम्पियर, या इसको लिखते हैं ओम। आर, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओम। इसको क्या बोल सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। अब मुझे बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखोगे रेजिस्टेंस का। डायमेंशनल फॉर्मूला वोल्टेज का पक्का याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो वर्क का याद है, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू। तो W का पता है ना, M1L2T माइनस 2, W का होता है M1L2T माइनस 2 अपॉन Q होता है, तो उसका हो जाएगा A इंटू टी, साथ में नीचे A भी है, तो ये पूरा क्या बनेगा आपका बताओ अब, M1L2T माइनस 3A माइनस 2। अगर ये डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखोगे, एक नंबर पक्का गमा दोगे आप। एक नंबर का क्वेश्चन आने का 100 और 100% क्या इसका चांस है। तो समझ ढंग से क्या करना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। समझ में आई बात या नहीं आई अच्छे से। अब सुनो, यहां पे हमारे पास आता था R इक्वल टू V अपॉन आई। एक चीज यहां पे देखो, V और I जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब VI जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा रे, ग्राफ कैसा बनेगा बताओ जल्दी से। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, जो कहां से पास होगा, ओरिजिन से। तो VI का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जो ओरिजिन से पास होगा। इस ग्राफ की जो स्लोप है, दैट स्लोप इक्वल टू V2 V1 I1 और I2। किसी भी ग्राफ की स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से, और दो पॉइंट दे रहे, दो पॉइंट के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x2। तो यहां बताओ दीदी, यहां पे y की जगह क्या है, पोटेंशियल, और यहां पे क्या है करंट I। तो हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप इक्वल टू क्या होगा, V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, या इसको बोल सकते हैं डेल्टा I, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, दैट स्लोप इक्वल टू रेजिस्टेंस R, R इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। कोई समस्या इसमें, कोई समस्या तो बताओ। इस ग्राफ की स्लोप किसके इक्वल होगी, रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। स्लोप निकालने के तरीके आपके पास बहुत सारे हैं। स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब वोल्टेज जीरो है तो करंट 100% जीरो ही होगा। किसी भी केस में करंट की वैल्यू कुछ भी नहीं। अगर आपका वोल्टेज नहीं है तो क्या करंट होगा, कनोप्रिया जी, नहीं होगा, पक्का विश्वास है। अच्छा, तो यही तुम्हारे साथ होता है। जब एग्जाम नहीं हो, कुछ प्रेशर नहीं हो, तो पढ़ाई क्या होती है, जीरो। पढ़ाई क्या होती है, जीरो। तो वोल्टेज आएगा तो ही करंट होगा। ठीक है,
पढ़ाई करने के और भी बहुत प्रेशर हो सकता है तुम्हारे ऊपर कुलराज। क्यों? जरूरी थोड़ी केवल नंबर ला के उनको सुनना है। घर वाले और को ताने मारते ना कई बार कि पढ़ ले, नहीं तो अपने नहीं होंगे, अपने हैं कर्स कर्स ही रह जाएगी। हैं होता ना ऐसा? अच्छा तो ये बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी, है नहीं है? इसलिए पढ़ लो यार, कम से कम कोई बहाना तो है पढ़ने के लिए, पढ़ो तो सही। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्या है नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो इसके अंदर हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी है रजिस्टेंस वगैरह, ये रजिस्टेंस के बारे में और चीज़ें पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द रजिस्टेंस, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, रजिस्टेंस क्या होता है। resistance क्या होता है? किसी भी कंडक्टर का जो रजिस्टेंस है दैट इज डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर। वो कैसे डिपेंडेंसी है वो हम लोग सीखते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर दो चीज डिपेंड करेगा ना, जब एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। व्हाट इज द रो? रो रजिस्टिविटी, रो क्या होगा, रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, या इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलिए, रजिस्टिविटी बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। रो, ये रो जो है दैट डिपेंड ओनली और ओनली नेचर एंड टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करेगा? नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपका एक होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है पता है? कंडक्टिविटी जो होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। तो C इक्वल टू 1 अपॉन रो। इसकी यूनिट क्या होगी पता है? इसकी यूनिट होगी ओम इंटू मीटर। R होता है ओम, ओम होता है ना, एरिया जाएगा मीटर स्क्वायर और डिवाइड हो जाएगा वापस मीटर से, क्या बनेगी, ओम इंटू मीटर। किसके लिए? रजिस्टिविटी के लिए। रजिस्टिविटी यूनिट क्या बनेगी, ओम इंटू मीटर। अब मुझे बताओ इसकी यूनिट क्या बनेगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स को आप दो नाम और बोलते हैं, एक बोलते हैं सीमेंस, एक बोलते हैं महो। ये दोनों नाम भी ले सकते हो। तो कंडक्टिविटी की जो यूनिट होगी दैट इज सीमेंस इनवर्स और सॉरी सीमेंस और महो, साथ में क्या लग जाएगा, मीटर इनवर्स। क्या लग जाएगा, मीटर इनवर्स। ठीक है, दूसरी चीज अपने पास यहां पे जो होती है कंडक्टिविटी के अलावा, वो अपने पास क्या आता है, कंडक्टेंस। क्या होता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है पता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन आर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स, और इसको बोल सकते हैं मोहो, और बोल सकते हैं सीमा। समझ में आ गई बात चारों चीजों के बारे में, कि रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। रजिस्टिविटी का रिलेशन कंडक्टिविटी से, रेजिस्टेंस का रिलेशन कंडक्शन से। रजिस्टिविटी की यूनिट ओम इंटू मीटर, कंडक्टिविटी की यूनिट मेहो इंटू मीटर इनवर्स, या सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो आपको ओम का मैंने लिखा दिया, बाकी भी आप आराम से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। लिख सकते हो नहीं सकते हो बता दो, कोई दिक्कत आएगी लिखने में? नहीं आनी चाहिए ना, नहीं आएगी ना, चलो ठीक है। दूसरी चीज, डायमेंशनल फॉर्मूला में दिक्कत नहीं आएगी। अब जब एक का नेचर हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, वो पढ़ने से पहले हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, वो हम लोगों को पढ़ना है। कई जगह हम लोग कंडक्टेंस को इस सिग्मा से भी, इसको किससे दिखाते हैं, सिग्मा से, कंडक्टिविटी को भी दिखा सकते हो, डिपेंडेंसी है। तो अब हम लोग देखते हैं, ये सब लोग लिखा हुआ है ना, कोई लिखने की जरूरत नहीं है ना, सबके नोट्स में है ऑलरेडी, लिखा रखा ना। चलो अब हम लोग देखते हैं आगे कि रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन करंट, मेहदी भाई, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन क्या होगा? जल्दी बताओ देखा। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं? करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहले रिलेशन तो निकालेंगे, उसके बाद पता चलेगा कैसे होता है। तो लेट दिस इज ए कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर लेंथ कितनी है? एल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए है। तो लेट ए कंडक्टर इन विच पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन आर स्मॉल एन, पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? स्मॉल एन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? स्मॉल एन। तो इस गिवन कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज होगा? चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम निकाला पहले, चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा बताओ? हैं? Q इक्वल टू एन इंटू ई, एन इंटू ई, होगा नहीं होगा? पक्का होगा। तो टोटल चार्ज इन, ये क्यू डैश मान लेते हैं इसको, टोटल चार्ज इन कंडक्टर, कंडक्टर का टोटल चार्ज कितना होगा? Q इक्वल टू क्यू डैश इंटू वॉल्यूम। भाई पर यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, तो अगर अपने पास वॉल्यूम पता है, आपको पर यूनिट वॉल्यूम के कुछ चीजें पता है, तो आप एक्स्ट्रा वॉल्यूम के निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना। पर यूनिट वॉल्यूम इंटू मल्टीप्लाई बाई पर यूनिट। अब यहां देखो वॉल्यूम कितना होगा इसका बताओ, ये जो कंडक्टर इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे रे? एरिया इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो क्यू डैश नहीं, इसको क्यू लिखना केवल, क्यू इक्वल टू क्यू डैश कितना है? एन इंटू ई इंटू ए इंटू एल। यह आ गया अपने पास। चार्ज आ गया तो क्या निकाल सकते हो आप लोग? करंट। आई इक्वल टू कितना होता है? क्यू बाई टी। तो यहां से क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू एन ई ए एल अपॉन टी। एल अपॉन टी क्या होगा? लेंथ, यहां से यहां तक लेंथ कवर कर रहा है इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो लेंथ स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है ना, यहां पे कौन सी वेलोसिटी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कौन सा आएगा हमारे पास? आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। कोई समस्या इसमें? यहां तक कोई समस्या तो बताओ। कोई समस्या नहीं? पक्का 100%? चलो ठीक है, गुड। अब एक चीज बताओ, वी डी इक्वल टू क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या होता है वी डी? ई ई अपॉन एम ई इंटू टाउ। होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है भाई लोगों? माइनस का नहीं, मैंने बोला ना मैग्नीट्यूड लेना है। तो क्या होगा? यही होगा जो मैंने लिखा है, या कुछ और होगा? यही होगा। चलो ये होगा, तो अपने पास इस वीडी की वैल्यू डाल देते हैं किसमें? आई में। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई ए ई ई अपॉन एम ई इंटू टाउ। भाई साहब आगे, साथ में आगे, पक्का। अब यहां से देखो, यहां से क्या करना, इस ई को भी यहां से हटाना है, इस ई को भी यहां से हटाना है। आपको रिश्ता पता होगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का। सास बहू का नहीं, गुलराज, किसका रिश्ता है? ई और क्या रिश्ता है बताओ? है
E इक्वल टू वी अपॉन एल, बिकॉज वी नो V इक्वल टू ई डी। पढ़ा है ना? अरे पहला दूसरे चैप्टर में पढ़ा नहीं पढ़ा? ऐसे क्वेश्चन भी किए। तो अब बताओ, हमने पढ़ा कि V इक्वल टू ई डी, डी लेंथ होती है डिस्टेंस, यहाँ पे कितने है डी, डी अपने पास लेंथ ऑफ कंडक्टर ले सकते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, E इक्वल टू वी बाई, कोई समस्या नहीं? तो हम लोग ऐसे लिख दें, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन ई स्क्वायर ए, और साथ में क्या आ जाएगा, वी अपॉन एल इंटू टाउ। कोई दिक्कत है? साथ में एम ही लिख दो नीचे। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे लिख दूं क्या मैं इसको, आई अपॉन वी इक्वल टू, आई अपॉन वी इक्वल टू क्या हो गया, एन ई स्क्वायर ए अपॉन एम ई इंटू टाउ। ये आया, साथ में एल, ये हुआ। हमें पता है वी अपॉन आई लिख दे इसको, वी अपॉन आई इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आई कर दूं इसको, तो इसको ऐसे दूं, एम ई एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। वी अपॉन आई क्या होता है, तो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या हुआ, क्या हुआ है, एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए। ये क्यों लिखा पता है, ये एल बाई ए को छोड़ के अगर ये देखें तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, आर इक्वल टू, दोनों को कंपेयर करेंगे भाई साहब अमरदीप जी, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आपका एक रिश्ता और निकलेगा। वो रिश्ता निकलेगा किसमें, रो और बाकी जो वैल्यू है उसमें। तो यहां से बताओ मुझे रो क्या होगा, इनको तुलना कर लेगा, तो रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर अपॉन में क्या आया, एन ई स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है तो बता दो, पक्का? चलो एक चीज अब और सुनना बेटा, यहां पे जो हमने लिखा है आई इक्वल टू, वापिस आते हैं एक बार यहाँ पे, जो ई वाला फॉर्मूला लिखा था आई वाला, ये वाला, ठीक है, इसमें क्या लिखूं मैं, इसको ऐसे लिख दूं क्या, एन ई स्क्वायर ए ई, एन ई स्क्वायर ए ई अपॉन, हाँ एक मिनट कैपिटल लिख देते हैं, ये हटा देना, ये ना वापिस लिखते हैं, एक मिनट रुक जाइए। तो क्या होगा, आई इक्वल टू, नहीं एन ई वी डी नहीं लिखना, एन ई स्क्वायर, अरे यार वापिस आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर एम ई, और साथ में क्या है, टाउ और ए, और अपने पास क्या है साथ में यहाँ पे, कैपिटल ई। ये है ना, ये है कि नहीं है, ये है पक्का? अब क्या लिखें यहाँ पे, इस ए को डिवाइड में भेज दें इधर, तो आई अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर अपॉन एम ई, और साथ में टाउ इंटू ई। यहां ध्यान देना भाई लाभ, ये जो है एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ क्या होता है, इसका उल्टा यहां पे लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई इक्वल टू 1 अपॉन रो, इक्वल टू क्या होगा, कंडक्टिविटी, जिसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग आई अपॉन ए करंट डेंसिटी, जे, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, तो जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, दिस इज नॉन एज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। नहीं लिखा पहले तभी लिख लेना, पहले लिखा हुआ है, हैं?
ये ध्यान रखना। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ लिख रखा सबने? नहीं लिखा तो लिख लेना कि व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है वेक्टर फॉर्म में? जे इक्वल टू सिग्मा ई। जे इक्वल टू, जे क्या यहाँ पे? करंट डेंसिटी। तो यहां से एक चीज और निकल के आती है, खोपड़ी में बैठनी चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज ए, अरे बोल दे, क्या होता है? क्यों है? अब वो भी तो समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी क्या है? हैं? तो फिर क्यों स्केलर बोली? कान बड़े तेज है मेरे, पता है ना, सोच समझ के बोला करो। हैं? अब एक्चुअली देखें तो क्या होता है, कोई भी कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर है मान लीजिए, इसके अंदर से आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इधर लगा रखा है ऐसे, और इसका एरिया वेक्टर इधर है मान लीजिए, ये एरिया वेक्टर है, और ये क्या आपका ई वेक्टर है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ई लगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा? करंट फ्लो होगा। उसी डायरेक्शन में क्या होगा? तो एक्चुअली आई जो होता है ना, दैट इज जे डॉट ए। जे डॉट ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। जे ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, ऐसा है, उल्टा लिख रहा हूं मैं? सही है? ठीक है, तो यहां पे जब थीटा इक्वल टू 0 है तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है किसका? करंट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ द करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। किस किस का? करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समझ में आ गई बात? तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है हमेशा कौन सी क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है कि नहीं होता है? पक्का? यहां तक कोई समस्या तो बोलो इस चैप्टर के अंदर है? पूछना है कुछ तो पूछिए, ठीक है? नहीं पूछना फिर मैं पूछना शुरू करूंगा। अब देखो, जब भी वापस पढ़ना तो पढ़ लेना, वीडियो तो पड़ा है मेरे पास, वीडियो आपको पर्सनली भेज दूंगा मैं, ठीक है? अब सुनो, क्या है आगे? इफेक्ट ऑफ, ये लास्ट टॉपिक आज का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है किस किस पर? आर पर, रो पर, सिग्मा पर और सी पर। सब लिखाए थे? अब सुनो, सबके लिए हमारे पास फॉर्मूला सबसे पहले रो का लिखो। रो इक्वल टू क्या होता है? रो का फॉर्मूला भी लिखा था मैंने टाउ के फॉर्म में, m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन ए, एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए। और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन रो, तो क्या हो जाएगा? एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई। और क्या हो जाएगा? 1 अपॉन क्या होगा? एन ई स्क्वायर टाउ एम ई। अब सुनो भाई, यहां पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा टाउ घटेगा, टाउ टाउ घटेगा तो रो क्या होगा? इनवर्स है। आर क्या होगा? सिग्मा क्या होगा? सी क्या होगा? ये रिलेशन याद रख लोगे अच्छे से, एरो बना के लिख लेना इनको सबको सब, कि किसका क्या हाल होता है टेम्परेचर बढ़ाने से, हैं? हैं? पक्का? कंफर्म? हाँ। और ये सब क्यों हो रहा है ऐसा? टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से टाउ घटेगा। टेम्परेचर बढ़ने, इतना याद रख लेना, ऐसा याद नहीं रहा जिंदगी में तो। टेम्परेचर बढ़ने से आदमी की उछल कूद बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है लड़ाई ज़्यादा होती है कि नहीं होती है? मतलब कोलिजन ज़्यादा होता है कि नहीं होता है? कोलिजन ज़्यादा होगा तो उनका रिलैक्सेशन टाइम कम होगा कि नहीं होगा? रिलैक्स का मतलब क्या होता है? शांत।
जब टेम्परेचर बढ़ा तो रिलैक्सन होने का टाइम क्या हुआ, कम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। इसलिए टेम्परेचर क्या रखना होता है, हमें भी हमेशा कम रखना है। जितना अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना रिलैक्सेशन टाइम क्या मिलेगा, कम मिलेगा। जितना रिलैक्सेशन टाइम कम मिलेगा उतनी रजिस्टिविटी रेजिस्टेंट तो बढ़ेगा, पर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस घटेगा। तो आदमी को ज़्यादा रजिस्टिव भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गुस्सा कर करके आदमी कई बार क्या होता है, ज़्यादा रजिस्टिव हो जाता है, और उस रजिस्टिव के चक्कर में परिवार टूट जाता है, क्योंकि वो कंडक्टर नहीं रहता है ना। कंडक्टर का मतलब क्या, थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करने वाला नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर बड़ी खराब चीज़ है, रियल लाइफ में भी और अपने फिजिक्स के अंदर भी। इसलिए बोलते हैं ना, फिजिक्स रियल लाइफ से सीधी रिलेट होती है। होती ही नहीं होती, बताओ। देख लो, जो डेली जिंदगी के अंदर होता है वही फिजिक्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हैं? अगर किसी भी इंसान का टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा नहीं घटेगा, घटेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उस इंसान को लोग बोलेंगे तो बहुत रजिस्टिव है, कहना भी नहीं सुनता है। कहीं बोलता नहीं, ही इज ए वेरी हार्ड पर्सन, कहना नहीं मानता है, क्या करें, थक गए सब। तो वो वाली चीज यहाँ पे रियल लाइफ में भी लागू होती ना मोहित, हैं? चलो अब दो ग्राफ देख लेते हैं हम लोग, आर और किसके बीच में, टी के बीच में। अगर टेम्परेचर 0 है तो भी कुछ भी रेजिस्टेंस तो रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आर नॉट। क्या बोलते हैं, और उसका ऐसा ग्राफ होता है। हो सकता है इसका रो का भी सेम ग्राफ होगा, रो नॉट और रो लिख सकते हो आप लोग, और यहाँ टी है ही। एक ग्राफ आपका ऐसा भी होता है, ये तो प्योर कंडक्टर के लिए। अलॉयज में क्या होता है, नॉर्मली इस टाइप का ग्राफ बनता है, आर और टी के बीच में। ये आपका टेम्परेचर आर नॉट, और रो भी सेम बनेगा। समझ में आई बात। ये दोनों ग्राफ अपना लिख रखे, नहीं लिख रखे हैं, नीचे लिख रखे हैं ना, कि कौन सा अलॉयज के लिए, कौन सा कंडक्टर के लिए। ये किसके लिए है, कंडक्टर के लिए। वो किसके लिए है, अलॉय। अलॉयज का मतलब क्या होता है, मिक्स करना। दो मेटल को या नॉन मेटल मिक्स करके आप बनाते हो, दैट इज अलॉय।